नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दिव्यांश की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे अच्छे होंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपका इतिहास का तीसरा क्लास है, तीसरा भाग। तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी में और थोड़ा सा तेजी लाइए। तो आज हम पढ़ेंगे सन 1848 की क्रांति। इससे पहले पढ़ लिए 1830 की क्रांति। ये राष्ट्र पीछे वाला क्लास में आपका क्या है, इसका 2 क्लास पीछे कर दिए हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें बता दिए कैसे पनपा। फिर पढ़े 1830 की क्रांति, जिसमें बुर्बो वंश क्या हो गया, फ्रांस की गद्दी को छोड़ना पड़ा और आर्लियंस वंश को आया। उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो आगे देखिए। सन 1848 की क्रांति, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे साथियों। देखिए, लुई फिलिप ये नाम है, लुई फिलिप नाम है राजा का। एक उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब सीधा साधा अच्छा शासक था, प्रजा के बारे में सोचता था। उदारवादी मतलब प्रजा के बारे में जो थोड़ा सा ख्याल रखने वाला, दयालु टाइप का राजा समझ सकते हैं। परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। मगर इसमें क्या था, एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। कौन? लुई फिलिप। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, मतलब क्या किया, ये जो भी इसका विरोधी था उसको भी खुश कर दिया। उसके लिए क्या किया, एक अलग ही नीति बना दिया। अपना विरोधी को भी क्या किया, एक मध्यम वर्गीय नीति बनाया कि हम राजा देख रहे हैं अभी आंदोलन हो रहा, क्या हो रहा है, प्रजा राजा के खिलाफ हो रहा है, वैसा खिलाफ हो रहा है कि सत्ते बदल दे रहा है। तो इसका भी तो सत्ता बदला सकता था ना। तो ये क्या है, बीच वाला रास्ता अपना लिया, इस सभी को अपना पक्ष में कर लिया। उसके लिए नीति बनाकर, वैसा नीति बनाकर 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया 1840 में? गीजो। किसको बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कब? 1840 ईस्वी में। कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप देख रहे होंगे तस्वीर में, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो गीजो था वो क्या था, एकदम डिक्टेटर टाइप के, एकदम तानाशाह। कैसा था? एकदम तानाशाह, किसी का कोई सुनना नहीं, जो हम कहेंगे बस वही। वह किसी भी तरह का वैधानिक मतलब लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। जो गीजो प्रधानमंत्री बना वो क्या था, एकदम डिक्टेटरशिप, अपन मन का जो हुआ करेंगे, जो नियम बनाएंगे प्रजा को पालन करना पड़ेगा, उस तरफ का सोच। नहीं बोलते घमंडी टाइप के, एक अरियल, हम जो कहेंगे वही होगा। तो ये क्या था, ये नियम कानून सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के एकदम विरुद्ध था। कोई सुधार नहीं करे वाला, जो हम हैं बस हम ही हैं, हम ही नियम कानून सब हैं, उस टाइप के था गीजो। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। हर राजा देखते हैं क्या करता है, अखने के शासन में भी वही है, पहले के भी शासन में और अभी के शासन में। मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, बड़े बड़े जो भी उद्योगपति होते थे, राजा क्या करता था, उसको अपने में सटा के रखता था। अभी भी तो वही हो रहा है, देख रहे देश दुनिया में। जो भी क्या होता है, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, देखते हैं क्या होता है। अमेरिका में भी क्या देखे, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, कुछ पूंजीपति ट्रम्प को समर्थन किए और कुछ बाइडेन को कर रहे थे कि नहीं। तो हर देश में ये होता है, पूंजीपति राजनीतिक दल को सपोर्ट करती है अपने फायदे के लिए। किसके लिए? अपने फायदे के लिए करती है बिजनेसमैन। क्योंकि राजा तो नियम कानून बनाता है, तो क्या करता है बिजनेसमैन, अपने फेवर में कानून बनवा लेता है, नियम कानून अपना फेवर में काम करवाता है। जैसे हम लोग जाएंगे सरकार से जमीन लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो देखिए क्या नौटंकी करता है वही बिजनेसमैन। खाली उसका एक फोन जाएगा, वो मिले नहीं जाएगा, वो सरकार उसके लिए एकदम जहाँ पर वो नक्शा में उंगली रख देगा ना बिजनेसमैन, वहाँ पर सरकार उसको देगा। चाहे वहाँ पर घर है
हटाना पड़े, कुछ करना पड़े, कर देगा वो बिजनेसमैन के लिए। तो ये भी लुई फिलिप भी क्या किया, जो पूंजीपति था उस समय का बड़ा बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन, उसको अपने पास रखा सपोर्ट के लिए, उस पैसा देगा तो नहीं सब, जिसे शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जिसे शासन कार्य में कोई रुचि नहीं था, और जो क्या था अल्पमत में भी था, और क्या था पूरा से सपोर्ट भी नहीं था उसको, अल्पमत में था। अल्पमत मतलब देखते हैं आजकल चुनाव होता है तो इतना सीट में आपको इतना सीट लाना पड़ेगा, और नहीं लाता है तो क्या करता है, गठबंधन कर लेता है। उसी तरह से बेचारा राजपाट चल रहा था इसका, पूंजीपति को बेचारा मिला मिला के चल रहा था ये। आगे देखिए, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। अभी देखे ना क्या बनाया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, वो भी बेचारा समाज में सुधार, आर्थिक सुधार के विरुद्ध था, और खाली क्या है, राजा जो था पूंजीपति को अपने पास रख रहा था अपने फायदे के लिए, और बिजनेसमैन को फायदा करवा रहा था। फिर यहाँ पर क्या था, कोई सुधारात्मक इसके पास कोई भी एजेंडा नहीं था कि समाज में दिक्कत है तो उसका क्या करें, कि समाज में क्या हो, उत्थान हो उसका, सभी को लाभ हो, कैसा नीति बनाए कि सब बिजनेस करे, अच्छा एजुकेशन ले, वो सब कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपने से मतलब। और ना ही उससे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। और ऐसा शासन चल रहा था कि जैसे देश जब जीतती है ना कोई सरकार तो क्या करती है, देश के अंदर क्या चल रहा है उस पर कंट्रोल करती है, और विदेश से हमारा कैसा रिश्ता है वो भी सरकार ही तय करती है। तभी देखते हैं एक विदेश मंत्री बनाया जाता है, हर देश में एक विदेश मंत्रालय बनाया जाता है। क्या करता है वो, आस पड़ोस के देश, देश दुनिया के जितने भी देश हैं उससे क्या है, अपना रिश्ता बनाता है। देश विदेश में क्या करता है साथियों, रिश्ता बनाता है बढ़िया, क्योंकि देश देश में रिश्ता रहेगा तभी ना आप उस देश में जा पाइएगा बिजनेस करने के लिए, वो देश से आ सकता है भारत में बिजनेस करने के लिए। अब रिश्ता ही नहीं रहेगा दोनों देश में, क्या होगा, दिक्कत होगा। तो क्या कर रहा था, ना ही विदेश नीति में कुछ कर पा रहा था, ना ही मतलब विदेश जितने भी और भी दूसरे दूसरे से इसका भी संबंध सही से नहीं चल पा रहा था। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी आने लगी। शासन देख ही रहे बेचारा कैसा कर रहा है। पूंजीपति का जब अपने पास रखेगा तो क्या होगा, वो पूंजीपति तो सिर्फ समझते हैं पैसे के लिए अपन फायदा सोचेगा, जनता जाए कहीं उससे क्या लेना देना पूंजीपति को। तो वही यहाँ पर हो रहा था, ना इससे देश संभल रहा था, ना ही देश में आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार और वैधानिक लॉ एंड ऑर्डर सही से चल रहा था। खाली पूंजीपति को सपोर्ट कर रहा था, पूंजीपति इसको सपोर्ट कर रहा था, और ना ही विदेश नीति सही से चल रहा था। और तभी इसका देश में क्या आ गया, अब गलत नीति है तो बेरोजगारी, भुखमरी आएगा ही, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। जिसकी वजह से गीजो कौन था, प्रधानमंत्री बनाया था लुई फिलिप। अब खराब नीति करता है तो सरकार की आलोचना होती है, आलोचना में बुराई, आदमी जगह जगह शिकायत करना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री है नहीं बढ़िया है ये। जैसे भारत में है प्रधानमंत्री, अगर सही से काम करेंगे तो देखते हैं आदमी कहता है कि हाँ सही काम किए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो गया। वही अगर उसका नीति नहीं अच्छा रहता तो क्या देखते हैं लोग, क्या है कहता है खराब काम कर रहा है, का विकास कर रहा है, खाली इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है, खाली चुनाव में वादा होता है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो वैसे यहाँ पर ये हो रहा था, प्रधानमंत्री जब लुई को क्या किया, वो पूंजीपति को अपने पास रख लिया मिला के, उसके लिए फेवर में ऐसा कर रहा था। ना ही विदेश नीति सही, ना ही देश नीति सही चल रहा था, देश में बेरोजगारी भूखमरी आल था। तो सब जगह क्या होने लगा, इसका आलोचना होने लगा, बुराई होने लगी, शिकायत होने लगा इसका, किसका, गीजो का। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। सुधारवादियों ने
कब? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। में क्या किया? एक बड़ा भोज का आयोजन किया गया, बहुत बड़ा भोज का। जगह जगह अवरोध लगाए गए। जगह जगह क्या लगाया गया? बैरिकेड। इस जगह सिर्फ यही आदमी आएगा, बाकी नहीं आ सकता। जैसे कैसे नेता उता जाता है तो कैसे रोड को देखते हैं, रोक दिया जाता है कि नहीं? चाहे एम्बुलेंस खड़ी रहे, चाहे कोई आदमी की दिक्कत हो रहा है, कोई नेता को बेचारा का आवे जाए में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जगह जगह क्या अवरोध लगाया गया कि इसमें क्या है, सिर्फ राजा साहब चलेंगे ई रोड पर, बाकी सबको रोक दिया गया लोगों को। और लुई फिलिप को क्या गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। सुधारवादी क्या किया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया, सब मिला और क्या किया? सरकार के खिलाफ फिर क्रांति कर दिया। सरकार के खिलाफ फिर से क्रांति कर दिया। ऐसा क्रांति कर दिया फिर से कि लुई फिलिप को क्या है, अपनी नीतियों के कारण गद्दी छोड़ना पड़ा। नीति के कारण गद्दी, तो क्या कहें, क्या किया? लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि गीजो जैसन के बेचारा क्या किया? प्रधानमंत्री बना लिया। ना समाज में सुधार, ना देश में सुधार, और ना ही दूसरे देश से सही चल रहा था रिश्ता। तो क्या करना पड़ा? लोगों ने 22 फरवरी को क्या किया? एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया और मीटिंग में क्या किया? निर्णय हुआ कि इस राजा को फाइल निपटा देना है। तो वही हुआ। बेचारे को क्या है, 24 फरवरी को, 22 फरवरी को भोज हुआ। जगह जगह क्या होने लगा? राजा का विरोध होने लगा। जगह जगह लुई फिलिप का विरोध होने लगा। तो इसको भी क्या है, गद्दी छोड़ के ये भी इंग्लैंड भी भागना है। मगर एक बात देख रहे हैं, जितना भी गलत काम कर रहा है सब एक ही जगह भाग रहा है, इंग्लैंड ही जाता है। क्या जगह है वो? जो भी भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? इंग्लैंड ही जा रहा है। आगे देखिए। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। जब वो इंग्लैंड चला गया फ्रांस को छोड़कर, तो वहाँ पर जो नेशनल असेंबली था, वहाँ का जो पार्लियामेंट था, जैसे भारत में ना पार्लियामेंट, संसद जिसको बोलते हैं, तो वहाँ का जो संसद था, नेशनल असेंबली, जहाँ नेता लोग बैठते थे, राजा बैठते थे, उसने क्या किया? एक रूल बनाया, नियम बनाया। जैसे भारत में क्या है, पहले नियम था 21 साल, उसको ही घटाकर अब 18 साल वोट देने का अधिकार कर दिया ने, कि 18 साल से जो भी लड़का लड़की आदमी है वो क्या है, वोट चुनाव में मतदान कर सकता है जाकर। फ्रांस में भी क्या हुआ, 21 वर्ष से जो भी ऊपर था उसको भी अधिकार मिल गया वोट देने का, मतलब राजा को चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया गया। और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। और सरकार क्या नियम बनाया वहाँ पर, कुल नेता मिलके, कि 21 साल से जितने हैं वो मताधिकार का उनको भी राइट मिलेगा। गणतंत्र चुनाव, गणतंत्र में क्या होता है, आप ही ना चुनते हैं राजा को वोट देकर। और क्या मिला? और सरकार बोली कि जो भी 21 साल से ऊपर है हम उसको क्या है, काम देंगे, रोजगार देंगे, उसकी गारंटी ली। जैसे भारत में देखते हैं नेता क्या है, हर साल कहती है हमें यह इतना रोजगार देंगे। अब कितना रोजगार देती है बेचारा वही जाने। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता कौन था? लुई ब्लो। गणतंत्रता मतलब डेमोक्रेसी का पक्ष लेने वाला नेता कौन था यहाँ पर? मार्टिन। ये गणतंत्रवादी का नेता कौन था? मार्टिन। गणतंत्रवादी का नेता मार्टिन। और समाज में सुधार हो उसका नेता कौन बना? लुई ब्लो। लुई ब्लो। लुई ब्लो क्या बना? समाज में हम सुधार करे वाला बनेंगे, बनने वाला छवि बना था, वाला नेता जैसा थे। और समाज में गणतंत्र लाने वाले नेता कौन थे? मार्टिन। शीघ्र ही
आगे देखिए, शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। दोनों नेता में बेचारा में क्या हो गया, टकरार हो गया तुरंते 16 ही दिन में। एगो नेता बना गणतंत्रवादी कि हम देश में डेमोक्रेसी लाएंगे, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। अभी चुनाव का एक मतदान का अधिकार दिया था 21 साल ऊपर वाला को, तो मार्टिन था जो क्या था, देश में डेमोक्रेसी का पक्षपात लेने वाला। और लुई वाला था कि नहीं, समाज में सुधार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा रोजगार होना चाहिए लोगों के पास, उसका था। मगर दोनों में क्या हो गया, कुछ दिन के बाद मतभेद हो गया, दोनों में मतभेद हो गया। और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। और देख रहे हैं बेचारा, यही है लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का राजा बना। लुई नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। अभी क्रांति हुआ, क्या हुआ, लुई फिलिप को क्या इंग्लैंड छोड़ के भागना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो दो जो बेचारे नेता बन के आए, वो समाज सुधारक है, वो गणतंत्रता लाने वाले, डेमोक्रेसी लाने वाले, एक मार्टिन और एक लुई ब्लो, दोनों में मतभेद हो गया। तो फिर फ्रांस का राजा कौन बना, फ्रांस का राजा बना ना लुई नेपोलियन। लुई नेपोलियन, अभी तुरंत देखें, लुई नेपोलियन क्या बना, फ्रांस का राजा बना। उसके बाद क्या हुआ, इस क्रांति में और भी दूसरा देश था, वो भी बेचारा सीख लिया कि अगर गलत हाथों में सत्ता चल जाए तो उसका क्रांति करके, विरोध करके उस गलत आदमी को सत्ता से हटाया जा सकता है। तो कौन कौन देश बेचारा सीखा, यूरोप का। वही तो बोल रही, चैप्टर ही पूरा सिखाएगा कि यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद, मतलब आदमी को देश की ओर भावना जागा कि नहीं, देश में कैसा नेता होना चाहिए, अगर गलत नेता है तो उसको सीधे हटाओ, उसके लिए विरोध, क्रांति जो करना पड़े करो, मगर अपने देश के बारे में अच्छा सोचो, देश प्रेम के बारे में, राष्ट्रवाद। कौन कौन देख रहे हैं, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब देश देख रहे हैं। इंग्लैंड भी क्या हुआ, क्रांति से प्रभावित हुआ। यहाँ के लोग भी सीखे इससे, फ्रांस से, कि जब वहाँ के लोग अपने राजा क्रूर एकदम डिक्टेटर, एकदम तानाशाह जैसे निरंकुश राजा को हटा सकते, तो हम काहे नहीं हटा सकते हैं गलत राजा को, हमें काहे अत्याचार सहते रहे, गलत सहते रहे। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया। और देखते होंगे हर समय सरकार का विरोध करने वाला कोई ना कोई एक नेता जरूर होता है, हर देश में, भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी देश में हो, वो क्या होता है, सरकार के नीतियों का विरोध करने वाला एगो नेता हमेशा रहता है। अब वो नीति विरोध करने वाला सही भी नेता हो, गलत भी हो सकता है। तो इटली में भी क्या होने लगा, वहाँ के जो शास देखे थे इटली को क्या छोटा छोटा टुकड़ा में बांट, तो वहाँ के भी राजा सब वैसने था, निरंकुश, कठपुतली, तो वहाँ के भी जनता विरोध कर दिया अपन अपन राजा के। और जर्मनी को भी देख रहे थे, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया था, तो यहाँ के भी राजा कठपुतली था, एक तरह से सही नहीं था। तो ये भी क्या है, ये भी विरोध, जनता यहाँ भी विरोध शुरू कर दिया अपने राजा के खिलाफ, क्रांति कर दिया। और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। और यहाँ के क्या हुए, नेता कुछ उठे और क्या किए, जो गलत नीति था उसका विरोध कर दिया। और जो अलग अलग टुकड़ा में इटली बटा हुआ था, जर्मनी बटा हुआ था, सबको क्या है, एकीकरण का मांग उठा। मतलब जो अलग अलग क्षेत्र बना हुआ है सबको एक करो, क्या हो, सबको एक करो। जो बटा हुआ है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ इटली का भी है, ये एक हो गया है, पहले इसका टुकड़ा टुकड़ा था। इटली का क्या था, ये देखिएगा मैप में, इधर देख रहे हैं ना, इटली कितना भाग में देखो टुकड़ा है, ये यह टूटल है, यह टूटल है, यह टूटल, टुकड़ा टुकड़ा होल है। ये इटली क्या है, छोटा छोटा भाग में टूटा हुआ था। मगर क्या हुआ,
आज़ादी के बाद ये जुट गया, एकीकरण के बाद ये जुट गया। और जर्मनी भी देख रहे हैं ना, जर्मनी अभी कितना बड़ा है। ये जो जर्मनी देख रहे हैं रेड वाला कर रहे हैं, ये एक था, अभी एक है। पहले इसको भी ढेर सारा टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में बांटल था। तो वहाँ के क्या है, उदारवादियों जो नेता है, समाज सुधारक जो वहाँ के नेता बने, वो क्या किए, सबसे पहले तो गलत नीतियों का विरोध किया और लोगों में क्या जागरूक किए कि नहीं, जो अलग अलग है ना, इसी कारण से फायदा उठा रहा है सब, तो हमको क्या होना पड़ेगा, पहले एक होना पड़ेगा दोनों राज्य में। क्योंकि फ्रांस से देख रहे हैं ना, सब देश सीख रहा है। आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था, और जो वहाँ पर शासन व्यवस्था सब स्थापित करना चाह रहे थे, राजतंत्र को हटा के संवैधानिक, मतलब एक नियम कानून बने जो सभी जगह वो लागू हो, देश में सभी जगह इक्वल लागू हो। जैसे अभी हम लोग के पास कैसे एक संवैधानिक किताब है ना, संविधान किताब लिखा हुआ ग्रंथ जैसा, उसमें सभी चीज़ लिखा हुआ नहीं, सभी के लिए कौन पोस्ट पर है तो उसका क्या काम है, सभी चीज़ क्या उस पर लिखा हुआ है कि नहीं। संविधान में देखते हैं आर्टिकल जिसको बोलते हैं, सारा नियम कानून उसमें लिखा हुआ, उसी से देश चलता है। तो वैसे यूरोप में पहले तो राजा था, राजा अपन नियम कानून से चलता था, मगर लोग जो उदारवादी थे वो क्या थे, बोले नहीं, एक संविधान बनाते हैं, एक नियम कानून का किताब बनाते हैं, उसी से देश को चलाएंगे। जो जो सही नियम कानून होगा वो किताब में लिखेंगे और उसी के अनुसार देश चलेगा, जिससे क्या लोग फायदा होगा। और जो राजा बनेगा वो डेमोक्रेसी तरीके से, मतलब लोग चुनेगा तब राजा बनेगा, लोग अपना राजा खुद चुनेगा। उस तरह से यहाँ व्यवस्था पनप रहा था यूरोप में क्रांति के बाद। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। अब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। कभी अभी देखें उदारवादियों ने क्या किया, फ्रांस से सीख लिया कि नहीं, जो बटे हुए हैं, इसके बाद इटली के बाद फिर जर्मनी का एकीकरण होगा, क्योंकि सभी देश क्या छोटा छोटा टुकड़ा में बटल था। और वहाँ जो टुकड़ा टुकड़ा जगह था, वहाँ जो राजा बैठल था वो भी किसी का कठपुतली था, छोटा छोटा राजा। तो उस बेचारा कठपुतली को अब जैसा बोलेगा वैसे न करेगा वो। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। 19वीं शताब्दी में क्या था, बस एक मात्र नाम का जगह था वो। हाँ, एगो देश है इटली, बस उस तरह का था, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। बोले ना, इटली को क्या है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटल था इटली, जर्मनी। और वही काम क्या है, जब यूरोप एशिया में आया तो भारत बड़ा देश था तो उसको तोड़ के चला गया। नहीं, भारत को बांट दिया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश भी भारत में रहता तो भारत बहुत ज़्यादा तरक्की करता, बहुत ज़्यादा तरक्की करता। एक रहता तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता उतना, जो भी बॉर्डर पर ये सब हर कुछ समय में होते रहता है। आतंकवादी को उतना समस्या नहीं होता, समस्या होता मगर वो दूसरा तरह का समस्या होता। तो बांट के बड़ी गलत काम किया। और वो अपने देख रहे हैं बट्टन है तो एक हो गया, इटली एकीकरण कर लिया। एकीकरण मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा था बट के एक हो गया, इटली, जर्मनी, सब ब्रिटेन भी था, टुकड़ा टुकड़ा एक है होल, और दूसर को वो बांट दिया। मगर यहाँ के आदमी के भी सोच में है। इस कारण यहाँ वहाँ अलगाव की भावना थी, अलग अलग था। तो राजा भी देखते क्या करता, बांट के रखता है, तभी ना वो राज करेगा। भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश बटल तो देखिए तीनों जगह है ना बैठल मंत्री सब। और देखिएगा वही मंत्री क्या करता है, तीनों जगह का बांट के रख ले है। देखिएगा भाषण, कभी पाकिस्तान के नेता का भाषण सुनिएगा, बांग्लादेश का सुनिएगा, देखिएगा कैसा रहता बेचारा का विचारधारा। वह जनता को क्या ऐसा विष बुक रहता है ना कि कभी मिले ही नहीं, उसमें मिल जाएगा तो फिर बेचारा वो नेता रहेगा कहाँ, वहाँ पर ही फिर प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा।
तू बांट के रखेगा तभी न बनेगा, अपना फायदा ले। तो देख रहे दोनों देश का हालत क्या है, बांग्लादेश का भी पाकिस्तान का क्या हालत है। वैसे होल था इटली जर्मनी का बट बट के, और राजा क्या था, सबको बांट के रख लेता नेता सब। तो लोगों में भी क्या थी, अलगाव की भावना है। देखते हैं भारत के लोगों में है कि नहीं, पाकिस्तान प्रति नफरत, और पाकिस्तान के लोगों के है भारत के प्रति नफरत, बांग्लादेश के है भारत के लोगों के प्रति नफरत, और भारत के लोग हैं बांग्लादेश के प्रति नफरत, है कि नहीं है। तो वही अलगाव की भावना था। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्या भी थी। क्या हो रहा था, इटली के एकीकरण में बहुत सारे समस्या आ रहा था। अभी चाहेगा कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला ले तो समस्या आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे समस्या आएगा। तो वैसे ही इटली का जब एक हो रहा था तो वहाँ भी क्या है, बहुत सारे समस्या आ रहा था। अब जिसको फायदा हो रहा था अलग होने से इटली में, वो चाहेगा कि इटली एक हो जाए, नहीं चाहेगा, वो कुछ तो नौटंकी करेगा ही, होगा ना। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में किसका किसका हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का, पूरा एकदम मतलब इस देश फ्रांस और ऑस्ट्रिया से जो वहाँ पर नियम कानून जाता था वही पालन होता था। हस्तक्षेप मतलब क्या, पूरा नियम कानून कंट्रोल था इस दोनों का, क्योंकि इटली टुकड़ा टुकड़ा में था। तो आधा राज्य था फ्रांस के सपोर्ट में और आधा किधर था, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट से। ये दोनों देश जो कहते थे वैसा होता था वहाँ पर। तो देख रहे हैं फ्रांस में कैसा कट्टर कट्टर राजा आ रहा था, तो वही कट्टरपंथी वहाँ दिख रहा था। और ऑस्ट्रिया में भी तो वैसे राजा था, कट्टर निरंकुश, तो वह उसका फल वहाँ देखने को मिल रहा था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित है। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। हाँ, जैसे बोले थे कि हर धर्म में क्या होता है, एक धर्मगुरु होते हैं, तो वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है, पोप, जिसको पादरी बोलते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है ओहदा, पद होता है ना। मतलब जो भी लोग होते हैं उन्हें पादरी का बात मानते हैं, पादरी का बात मानते हैं। तो वही बोल रहा है। रोम जो था वो क्या था, किसके प्रभाव में था, पोप के प्रभाव में था। वहाँ के जो धर्मगुरु थे उनके प्रभाव में था रोम। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। बोले ना इटली एकीकरण में बड़ी समस्या था, तो उसमें समस्या में चाहता था, पोप था रोम राजधानी है इटली की, पोप का कंट्रोल था रोम पर, तो वो चाहता था कि जो इटली का एकीकरण हो पोप के नेतृत्व में हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो। पोप क्या चाहते थे कि हमारे देख रेख में हो और धर्म के आधार पर एकीकरण हो, धार्मिक दृष्टि से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। पोप चाहते थे कि हम अपना तरीके से एकीकरण करें धार्मिक दृष्टि से, और जो वहाँ के शासक था वो चाहता था अपने तरीके से करे। दो समस्या तो यहीं पर आ गया। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। और यहाँ पर क्या था, आर्थिक, कुछ बिजनेसमैन होंगे, व्यापारी होंगे, वो भी एक नहीं होना चाहने देते होंगे क्योंकि उसका नुकसान होता होगा आर्थिक। जैसे हथियार बनाने वाले बेचारे, अब दो देश अलग लड़ेगा तभी तो हथियार बिकेगा ना उसका। अब दोनों मिल जाएगा तो उसका हथियार बिकेगा, तो उसको तो बेचारा चाहेगा कभी एक होवे। तो वही बोल रहा है, कुछ आर्थिक लोग थे जिनको ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा, और दूसरा प्रशासनिक, अब अलग अलग देश है तो अलग अलग जगह नेता होंगे बेचारे। अब एक हो जाएगा तो वो तो प्रांत खत्म हो गया, तो नेतागिरी खत्म हो जाएगा उसका, तो भी चाहता होगा कि नहीं होवे। तो ये सब क्या है, समस्या आ रहा था इटली को एक करने में। भारत और पाकिस्तान जब बांग्लादेश एक होगा, देखिएगा क्या क्या समस्या आएगा।
आगे देखिए, परंतु उसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता की विकास हो रहा था, राष्ट्रीयता भावना की विकास हो रहा था। मगर जैसे जैसे समय हो रहा था क्या है, लोगों में क्या राष्ट्रीयता की भावना बढ़ते जा रहा था कि नहीं, लोग जागरूक हो रहे थे कि हमको बट के नहीं है, अब एक होके रहना है। देश को जो अलग अलग भाग है उसको एक भाग बनाना है इटली को। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। देख रहे थे फ्रांस में कैसे जहां निरंकुश राजा आया तुरंत जनता विरोध करके उसको बाहर फेंक रहा था, गद्दी तक छोड़ना पड़ रहा था। तो उसका प्रभाव क्या है, इटली पर पड़ रहा था। लोग भी क्या सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि फ्रांस के लोग जब अपना राजा, गलत राजा को निकाल के देश छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, गद्दी छोड़वा रहे हैं, तो हमें कहा लो ये सब कठपुतली कर अंदर रहेंगे, हम भी पूरा देश पहले कर लेते हैं और वहाँ पर जो चुनाव होगा, चुनाव में एक अच्छा राजा को चुनेंगे। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोले थे ना कि शुरू में राष्ट्रवाद जब आपका अध्याय शुरू किए थे तो नेपोलियन क्या था, वहां पर ही गणतंत्र लाया था, राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था सभी देश में, यूरोप में। वही ना, जैसे पेड़ रोपते हैं तो धीरे 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 समय के साथ बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही लोगों में क्या था, वो जो राष्ट्रवाद की भावना था यूरोप में, वो धीरे धीरे लोगों में जाग रहा था, अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में। देख रहे थे कितना सारा पोलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सब लोगों में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना जाग रहा था। और उसका जब देश में प्रयोग भी हो रहा था, फ्रांस में राजा के खिलाफ जनता हो रही थी, गलत नीतियों का, गलत राजा को बाहर कर रही थी, गद्दी छोड़वा रही थी, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा था सब पर। लाइव एकदम एग्जाम्पल वहां पर सेट हो रहा था। इटली विजय पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। नेपोलियन जब इटली को जीता था तो इसको 3 गो राज्य में बांट दिया था, 3 क्षेत्र में। सीस पाइपन गणराज्य, सीस पाइन, इसको सीस पाइन बोलेंगे, सीस पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। जब इस पर किसका शासन आया, नेपोलियन जिस समय इस पर कब्जा किया था, तो भी इसको कितने भाग में, पहले मतलब समझिए ढेर सा भाग था, तो इसको 3 क्षेत्र बना दिया था। इटली को 3 क्षेत्र, कौन कौन, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन, 3 क्षेत्र में इसको बांट दिया था। कौन, नेपोलियन। आगे देखिए, उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था। नेपोलियन जब इटली को अपने अंदर लिया था और 3 क्षेत्र में बांट दिया था, तो क्या किया था, वहां पर सड़क की व्यवस्था बढ़िया करवा दिया था लोगों को आने जाने के लिए। और क्या किया, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। जो अलग अलग जगह क्षेत्र में अलग अलग राज्य चल रहा था, सबको एक कैंप में लाया, मतलब एक शासन के अंदर लाया, एक राजा के अंदर लाया। मतलब जैसे कैसे भारत में 28 गो राज्य है, सभी जगह मुख्यमंत्री और सबका एक सेंटर केंद्र में उसका कंट्रोल होता है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से। तो वैसे ही इटली को 3 क्षेत्र में बांट दिया, मतलब 3 राज्य में बांट दिया और उसका एक सेंटर बना दिया, यहाँ से इटली पूरा राज्य होगा। और 3 क्षेत्र का मुख्यमंत्री जैसा बना दिया होगा, वहां पर भी जैसे यहाँ मुख्यमंत्री चलता हुआ वहां मेयर बना दिया होगा, कुछ बना दिया होगा कंट्रोल करने के लिए 3 क्षेत्र को। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। क्या आ गया, यहाँ पर ही लोगों में जागृति आ गई। लोगों को भी लगा कि नहीं, राजा ही नहीं, फिर सिर्फ हम भी राजा को चुन सकते हैं। गणतंत्र ला दिया था ने नेपोलियन वहां पर कि आप वोट देकर राजा को चुन सकते हैं, मत कर अपना मत से। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों पीडमाउंट और सार्डिनिया
का एकीकरण कर दिया गया। 1814 में क्या हो गया? पतन हो गया। पतन के बाद, पश्चात मतलब के बाद, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में कांग्रेस 1815 द्वारा, कांग्रेस मतलब सांसद, जैसे हम लोग का पार्लियामेंट है ना, वहां का सांसद द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्यों में क्या हुआ? पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इटली के दो राज्यों को पीडमाउंट और सार्डिनिया का क्या दिया? जोड़ दिया गया, मिला दिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा में तय होने लगी और इस तरह इटली का एकीकरण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। मतलब एकीकरण धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो गई, उसका दिशा क्या तय होने लगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में इसके आगे का जो भी अध्याय होगा आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।